तो आज हम ओम के नियम का निगमन करते हैं, यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। यानी ओम के नियम से हम प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ओम के नियम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में के सिरों में आरोपित विभवांतर का मान चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, ये है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर यानी कि वह जो है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V इक्वल्स टू RI ये हम निकालते हैं। तो इसी चीज़ यही फार्मूले का हमको निकालना है। ओके, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। अब यहाँ पर हम एक चालक ले लिए हैं AB। इसके सिरों के बीच में हम विभवांतर आरोपित करने के लिए यहाँ बैटरी लगा लिए हैं और इसके बाद इसी से हम यहाँ पर कुंजी भी लगा लिए हैं। इस तरह से आपको परिपथ तैयार करना है। जैसे ही कुंजी का प्लग लगाते हैं यहाँ पर इस बैटरी से धारा बहने लगती है, यानी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V आरोपित होता है, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि चालक के A सिरे से बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा है और इधर B सिरे से बैटरी का ऋण सिरा जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्या होगा, इस चालक में हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आवेशवाहक के रूप में। ओके, तो यहाँ ये जो यहाँ A सिरा प्लस के रूप में व्यवहार करता है और B सिरा ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है और यहाँ पर इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगती है और बल इस दिशा में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स VD अनुगमन वेग से यह इस दिशा में प्रवाहित होती है। दोनों का VD और E का दोनों की दिशा विपरीत होती है। इनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। अब यह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो क्वेश्चन है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर भी हम ओम के नियम को समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसा हमको एग्ज़ाम में लिखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर एक चालक ले लिए हैं AB। इसकी लंबाई स्मॉल l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम कैपिटल A लिए हैं। AB केवल इसका नामकरण है। क्लियर? तो इसका हम आयतन निकालना चाहें तो आपको पता होगा आयतन का फॉर्मूला क्षेत्रफल गुणा लंबाई होगा, है ना। तो यहाँ पर इसके इस आयतन के एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम n ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ इस चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। इसके ज़रिए से हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मालूम है कि विभव प्रवणता का डेफिनेशन से कि वह जो है विभव के मान में पतन को दर्शाता है। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू dV/dx, ये हम पढ़े हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर E की वैल्यू रखते हैं। dV को हम V के फॉर्म में रखेंगे। हम इसका परिमाण लेंगे, माइनस साइन को नहीं लेंगे हम यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। और dx यानी लंबाई, चालक की लंबाई L, इसको हम लेंगे। तो E इक्वल्स टू V/L ले लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। क्लियर? हमको V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I तक पहुंचना है, ये हमारा गोल है यहाँ पर। अब चूँकि हम यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को मैंने अभी बताया, तो अब हम नेक्स्ट आते, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है। अब विद्युत क्षेत्र लगेगा तो वह जो है इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हम देखेंगे, वीडी अनुगमन वेग से वो गति करता है, टर्न बाई टर्न ये होते जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, वीडी अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गति करेंगे, तब वहाँ पर चालक में धारा I प्रवाहित होता है। ये जो है इस तरह से टर्न बाई टर्न होता है। ओके, अब हमको पता है यहाँ पर, तो ये चालक में बहने वाली धारा का मान हम इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़े हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। आप पिछले की क्लासेस में आप देखे होंगे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में हम एक रिलेशनशिप निकाले थे, उसी से हम देखेंगे। ओके, तो हम वहाँ पर निकाले थे I इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n इंटू उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, आवेश का मान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अनुगमन वेग। ये फॉर्मूला हम वहाँ पर निकाले थे, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र से हम यहाँ पर प्रवाहित धारा तक पहुँच गए। अब यहाँ पर हमको तो नया चीज़ ये VD लग रहा है, इस VD की वैल्यू हमको पता है, इस VD की वैल्यू फिर हम निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं पिछले क्लासेस से। तो अनुगमन वेग का जो हमारे पास फॉर्मूला था, हम जब अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला निकाले थे वो इस तरह से था, E इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन स्मॉल m। यहाँ पर स्मॉल e क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ओके, E कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ विश्रांति काल। क्या है विश्रांति काल, ये आप समझ चुके हैं पहले ही। दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम जो होता है। मैंने इसको आपको बताया है, आपको समझ नहीं आया होगा तो पिछले क्लासेस का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर हम यहाँ तक पहुँच गए, VD से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इस VD में क्या E की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 1 से। तो VD इक्वल्स टू E इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L। ओके, ये हम वैल्यू रख दिए। अब हम आगे इस VD की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। ओके, तो हम इक्वेशन 2 पर आ जाते हैं। हमारे पास I इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A इंटू VD। ओके, तो I इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A, VD की वैल्यू हम ये निकाले हैं यहाँ पर, E इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L। ये आ गया। अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो I इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर N इंटू E डबल है तो E स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो A इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L, ये हमको मिल गया। हमारा टारगेट है क्या, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I यानी V इक्वल्स टू RI। हमारा टारगेट है R इक्वल्स टू V अपॉन I। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ पर से V भी हमको मिल गया, I भी है, तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए देखते हैं, हम अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए V अपॉन I, ये V अपॉन I ये ऊपर चला जाएगा, M इंटू L अपॉन यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, V का गुणक है ये, तो N इंटू E स्क्वायर अपॉन A इंटू टाउ। देखिए यहाँ पर हमको V अपॉन I की वैल्यू M इंटू L अपॉन N E स्क्वायर इंटू टाउ ये मिला। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। यहाँ यदि हमने भौतिक अवस्था के बारे में
पढ़ा है इसमें, ओके, कि यहाँ पर चालक की भौतिक अवस्था नियत होनी चाहिए, यानी कि यदि चालक का ताप नियत हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये वाला टर्म जो है ml/ne²a/टाउ वाला टर्म, यह भी नियत होगा। यदि चालक का तापमान नियत हो तो यह भी नियत होगा, क्योंकि तापमान नियत रहेगा तो ये सारी टर्म्स जो ये भी ml/ne²a/टाउ ये सारी चीज़ें भी नियत होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, सबके मीनिंग आप जानते हैं, और इसी को ही हम R के रूप में दर्शाते हैं, और यही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँच गए R = ml/ne²a/टाउ। ये हो गया चालक के प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला। आप देख लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। जो टर्म्स हैं सारे के सारे जो हैं वह जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में ये सारे के सारे वह एक कांस्टेंट फॉर्म में रहेंगे, यानी कि नियत होंगे। तो हम इसी नियत राशि को प्रतिरोध के रूप में दर्शा सकते हैं। और प्रतिरोध है क्या? धारा के मार्ग में रुकावट प्रदर्शित करता है, वही चीज़ है। ओके, अब हम इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 3 और 4 में कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। देखिए, तो हमारे पास R = V/I आ जाएगा। क्लियर? V/I ये मिल गया। यहाँ से हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं V = I × R, या V = R × I, अलग अलग फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, R चूँकि कांस्टेंट है, तो मैंने पहले भी बताया है आपको पिछले लेक्चर में कि R कांस्टेंट है, इसलिए V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, और यही ओम का नियम है। यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है ना? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो आज का गोल था वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।